दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर हाजिर हूँ दोस्तों आपके फेवरेट चैनल ट्रेंडिंग नाउ पे और 8वें वेतन आयोग सीरीज के दूसरे वीडियो के साथ। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे 8वें वेतन आयोग की प्रश्नावली से रिलेटेड। क्या है ये प्रश्नावली? जैसा कि आप जानते हैं 8वें सीपीसी ने अपने 18 सूत्रीय ऑनलाइन प्रश्नावली के जवाब जमा करने की समय सीमा को 16 मार्च से बढ़ाकर 31 मार्च कर दिया है। हम देखेंगे कि कैसे इस प्रश्नावली को देख सकते हैं और कैसे इस प्रश्नावली में शामिल भी हो सकते हैं। और जैसा कि आयोग ने स्पष्ट किया है कि सभी प्रतिक्रियाएं केवल माई गॉव प्लेटफॉर्म के माध्यम से ही जमा की जानी चाहिए। तो खोलते हैं हम क्रोम और इसमें mygov.in टाइप करते हैं और इंटर करते हैं और ये माई गॉव साइट ओपन हो जाती है। ईमेल, कागज या पीडीएफ प्रारूपों के माध्यम से जमा की गई प्रतिक्रियाएं स्वीकार नहीं की जाएगी। और इस पेज पे आप जाइएगा, 8th पे कमीशन क्वेश्चनर है, क्लिक ऑन इट और आप यहाँ देखिएगा स्टार्ट डेट फरवरी 5 है और लास्ट डेट 31 मार्च 26। लॉग इन विथ ओटीपी टू पार्टिसिपेट, लॉग इन टू पार्टिसिपेट, click on it. If you have already registered your number with your MyGov site, then enter OTP. अगर आपने पहले ही रजिस्टर्ड कर रखा है तो सीधे सीधे आप मोबाइल नंबर डालिए और OTP डाल के इसको लॉग इन कर सकते हैं। अगर आपने अपना रजिस्ट्रेशन MyGov प्लेटफॉर्म पे नहीं किया है तो आप इस प्रश्नावली में शामिल नहीं हो सकते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले MyGov प्रश्नावली साइट पे आपको रजिस्टर्ड करना होगा। इसलिए इस पेज को बंद कर दीजिए और इसमें आप स्क्रॉल कीजिए और यहाँ पे आपको मिलेगा रजिस्ट्रेशन, लॉग इन टू पार्टिसिपेट, क्लिक ऑन एंड यहाँ पे आप स्क्रॉल कीजिए और यहाँ पे नॉट रजिस्टर्ड विथ MyGov, क्लिक ऑन रजिस्टर्ड नाउ, क्लिक ऑन रजिस्टर्ड नाउ एंड यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन की फॉर्मेलिटी पूरा कर दीजिए। अपना नाम, ईमेल आईडी, कंट्री, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, सेलेक्ट जेंडर एंड क्रिएट अ न्यू अकाउंट। सो आप इसमें अपना पूरा क्रेडेंशियल भर दें। यहाँ पे नाम, इस सर्वेक्षण में वेतन संरचना में संशोधन, पेंशन प्रावधान, भत्तों का वर्गीकरण और रोजगार संबंधी शर्तों सहित कई क्षेत्रों को शामिल किया गया है। तो आयोग का जनादेश और चल रही परामर्श प्रक्रिया के तहत आता है। 18 सवालों की लिस्ट आयोग ने जारी की है जिसमें आप अपना फीडबैक दे सकते हैं। एक बार आपने अगर सक्सेसफुली इसको रजिस्टर्ड कर लिया, फिर आपके मोबाइल पे एक OTP आएगा, उस OTP को आप इसमें इंटर कर दें और OTP इंटर करते ही आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा और आपका फ़ोन नंबर भी वेरीफाई हो जाएगा। सो OTP यहाँ पे डाल दें और क्रिएट न्यू अकाउंट पे क्लिक कर दें। क्लिक करते ही आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा। अभी आप लॉगिन कर सकते हैं इसमें, लॉगिन विथ OTP। आप अपना मोबाइल नंबर डालिए और लॉगिन कीजिए OTP के साथ। लॉगिन करने के लिए फिर से आपको एक OTP आएगा, अपना मोबाइल नंबर डालिए, OTP डालिए और सीधे सबमिट कर दीजिए, लॉग इन टू योर MyGov अकाउंट। और जैसे ही आप लॉगिन हो जाते हैं MyGov साइट पे, आप देख सकते हैं कर्मचारियों, पेंशन भोगियों, व्यक्तियों, संघों, यूनियन के लिए 8वें वेतन आयोग का प्रश्नावली। सभी श्रेणी का चयन करें, कर्मचारियों, पेंशन भोगियों और व्यक्तियों के लिए ऊपर, यूनियनियों के लिए नीचे है। तो आप फर्स्ट आप चूज कीजिए, अपना नाम डालिए, मोबाइल नंबर डालिए और सारा क्रेडेंशियल डालने के बाद ईमेल आईडी डालना है, अपना स्टेट चुनना है और फाइनली आप चुनिए, जिला चुने, संबंधित केंद्रीय मंत्रालय, विभाग या केंद्र शासित प्रदेश। अपना सारा क्राइटेरिया फुलफिल करने के बाद आप इसमें आंसर में क्वेश्चन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब क्या है प्रश्नावली, हम एक एक करके देख सकते हैं। 8वें केंद्रीय वेतन आयोग प्रश्नावली, प्रश्नों के उत्तर दर्ज किए, प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए 200 शब्दों की सीमा निर्धारित की गई है। पहला सवाल है वेतन संबंधी। वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन
को व्यापक आर्थिक प्रभाव होते हैं। इनमें से कुछ उपभोग और बचत को बढ़ावा देने के मामले में सकारात्मक होते हैं, जबकि अन्य उच्च राजकोषीय घाटे, मुद्रास्फीति की संभावना और समग्र विकास एवं जन कल्याण जैसे अन्य व्यय में कटौती के मामले में नकारात्मक होते हैं। इस संबंध में निर्णयों में विकल्पों का चयन शामिल होता है। अर्थव्यवस्था की वर्तमान स्थिति और देश की आकांक्षाओं के आधार पर यह मार्गदर्शक सिद्धांत क्या होने चाहिए जो 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के समग्र दृष्टिकोण का आधार बने। तो यह है पहला सवाल दोस्तों, आप इसको भर सकते हैं। मैक्सिमम 200 शब्दों का सवाल होना चाहिए। और दूसरा सवाल है, सरकार सहित अन्य संगठनों में वेतन निर्धारण में हॉरिजॉन्टल रिलेटिविटी शामिल होती है, अर्थात विभिन्न क्षेत्रों कैडरों के समक्ष पदों को एक ही स्तर वेतनमान में रखा जाना और ऊर्ध्वाधर सापेक्षता यानी वर्टिकल रिलेटिविटी यानी पदोन्नति होने पर उच्च वेतनमान बैंड में स्थानांतरण, सरकार के भीतर विभिन्न पदों के बीच सापेक्षता समय के साथ व्यापक रूप में स्थापित हो चुकी है। हालांकि सरकार और निजी क्षेत्र के वेतन और प्रवृत्तियां के बीच सापेक्षता स्थिति में स्पष्टता की कमी है। 8वें केंद्रीय वेतन आयोग को सरकार और सार्वजनिक निजी क्षेत्र के वेतन और अनुलब्धियों के बीच सापेक्षता का आकलन मूल्यांकन कैसे करना चाहिए, ये सवाल नंबर 2 था दोस्तों। अब हम देखते हैं सवाल नंबर 3, क्या 8वें केंद्रीय वेतन आयोग को सभी सरकारी विभागों में एक समान क्षैतिज सापेक्षता पर विचार करना चाहिए या उसे क्षेत्र विशिष्ट बेंचमार्किंग पर विचार करना चाहिए, जहां सरकारी कार्यों की तुलना उनके संबंधित उद्योग समकक्षों से की जाए। उदाहरण के लिए, क्या सरकारी इंजीनियरों के मुआवजे की तुलना निजी क्षेत्र की इंजीनियरिंग फर्मों से, वित्तीय अधिकारियों की तुलना बैंकिंग, वित्तीय सेवा और बीमा क्षेत्र से, और स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर की तुलना किसी निजी स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र से की जानी चाहिए? इस तरह के दृष्टिकोण के क्या लाभ होंगे, इसका सवाल का आंसर आपको देना है। चौथा सवाल है, कार्यकाल की सुरक्षा, प्रशिक्षण व्यवस्था, आवास, अवकाश, नकदीकरण, नियमित वेतन वृद्धि, चिकित्सा कवरेज, समयबद्ध पदोन्नति, मुद्रास्फीति सूचकांक आधारित भत्ता और सेवानिवृत्ति लाभ जैसी कुछ विशेषताएं हैं जो अधिकांश सरकारी नौकरियों से जुड़ी है। वेतन मैट्रिक्स तैयार करते समय निजी क्षेत्र के मुकाबले सापेक्ष स्थिति निर्धारण करने के लिए क्या मानदंड होना चाहिए? पांचवा है, सरकारी रोजगार संगठित क्षेत्र का हिस्सा है। देश के कार्यबल का एक बहुत बड़ा हिस्सा अनौपचारिक क्षेत्र और गिग इकोनॉमी में है। आपके विचार में सरकार द्वारा लागू किए गए शुरुआती स्तर के वेतनमान एंट्री लेवल पे स्केल्स का अनौपचारिक या गिग क्षेत्र में क्या सुधार होना चाहिए? और छठा सवाल है, सरकारी वेतन में वार्षिक वेतन वृद्धि, जीवन यापन की लागत, मुद्रास्फीति में बदलाव के लिए निष्प्रभावीकरण का तत्व, महंगाई भत्ता और वरिष्ठ योग्यता के आधार पर उच्च जिम्मेदारियों के लिए एक तत्व, पदोन्नति पर उच्च वेतनमान का एक विशिष्ट हिस्सा होता है। इस संदर्भ में आपके विचार में वेतन आयोग द्वारा अपनाए गए। और सातवां सवाल है, केंद्र सरकार में एक सचिव का वेतन आमतौर पर शीर्ष या शिखर यानी वेतनमान के उच्चतम स्तर का प्रतिनिधित्व करता है। इसे निर्धारित करने का सिद्धांत क्या होना चाहिए? क्या ऐसे पदों के लिए परिवर्तनीय वेतनमान यानी वेरिएबल पे का कोई घटक होना चाहिए? और आठवां सवाल है, सभी समूह क यानी ग्रुप ए सेवाओं के लिए वेतनमान कैसे तय किए जा सकते हैं ताकि अपेक्षित क्षमता वाले उम्मीदवारों को आकर्षित किया जा सके? क्या वेतनमान शुरुआती स्तर यानी एंट्री पॉइंट पर अधिक आकर्षक होने चाहिए या सेवा के कुछ वर्षों के बाद? वित्तीय विवेकशीलता यानी फिजिकल प्रूडेंस बनाए रखने के लिए प्रतिभा प्रवान भूमिकाओं के संबंध में प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने हेतु इस तरह की भिन्नता किन सिद्धांतों पर आधारित होना चाहिए? और नौवां सवाल है दोस्तों, विभिन्न वेतनमानों के संबंध में वेतन वृद्धि यानी इंक्रीमेंट हेतु आवृत्ति कैसे निर्धारित की जानी चाहिए? क्या ये समान होनी चाहिए अथवा सेवा के दौरान विभिन्न वेतनमानों के अनुरूप अलग होना चाहिए? भत्तों के अगेंस्ट में है। अलाउंसेस के बारे में सवाल है, समय के साथ कार्य की विशिष्ट प्रकृति, यात्रा पर व्यय, कठिनाई, जोखिम के लिए मुआवजे या पोस्टिंग के स्थान से जुड़ी विशिष्टताओं के आधार पर कई भत्ते शुरू किए गए हैं अथवा तर्कसंगत बनाए गए। इनमें से अधिकांश आंशिक रूप से मुद्रास्फीति जो सूचकांक से जुड़े हैं। एक वैकल्पिक दृष्टिकोण कैफेटेरिया दृष्टिकोण है, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा किया जाता है, जिसमें कुछ चुनिंदा भत्तों को छोड़कर अधिकारी अपने मूल वेतन की एक समग्र सीमा के भीतर प्रविलिब्धियां और भत्तों के एक समूह में से चुनाव करते हैं। आपके विचार में केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए कौन सा दृष्टिकोण अधिक उपयुक्त है? अब हम देखेंगे दोस्तों 10वां सवाल पेंशन से रिलेटेड है। 7वें वेतन आयोग ने आकलन किया था कि जनवरी 2014 में केंद्र सरकार के लगभग 47 लाख सेवाग्रस्त कर्मी थे। इसमें केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल CPF
रेलवे और रक्षा बल शामिल थे। पेंशन भोगियों की संख्या 52 लाख से कुछ कम ही थी। वर्ष 2025-26 में केंद्र सरकार के कर्मियों की संख्या लगभग 50 लाख है, जबकि पेंशन भोगियों की संख्या लगभग 70 लाख है। पेंशनरों की संख्या में इस वृद्धि ने सरकार के बजट पर अतिरिक्त वित्तीय भार डाला है। राजकोषीय प्रभाव को प्रबंधनीय सीमाओं को ध्यान में रखते हुए पेंशन भोगियों की उचित अपेक्षाओं को पूरा करने में कौन सा दृष्टिकोण सहायक हो सकता है? महंगाई भत्ता का सवाल है दोस्तों। 7वें वेतन आयोग का गठन 2014 में किया गया था और इसे 1 जनवरी 2016 से लागू किया गया था। दिनांक 1 जनवरी 2016 से अब तक की अवधि पिछले दशकों की तुलना में मुद्रास्फीति के निचले स्तर द्वारा चिन्हित रही है। यह अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक औद्योगिक श्रमिक में भी परिलक्षित होता है, जिसका उपयोग महंगाई भत्ते DA की गणना के लिए किया जाता है। क्या 8वें वेतन आयोग को एक हाइब्रिड इंडेक्शन दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, जिसमें मुद्रास्फीति से सुरक्षा और औपचारिक क्षेत्र के वेतन वृद्धि के रुझान दोनों को शामिल किया जाए? प्रत्येक घटक के लिए क्या अनुपात उचित हो सकता है और इसके कार्यान्वयन में कौन सी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है? अगले 10 वर्षों में मुद्रास्फीति CPI वृद्धि के संबंध में आपकी क्या अपेक्षा है? ये 12वां सवाल था दोस्तों, महंगाई भत्ता यानी डियरनेस अलाउंस से रिलेटेड। अब हम देखेंगे रेलवे CPF और रक्षा से संबंधित सवाल। प्रश्न संख्या 13, रेलवे CPF और रक्षा बलों का हिस्सा आमतौर पर केंद्र सरकार के कर्मचारियों का लगभग 70% होता है। उनके वेतन और भत्तों का निर्धारण करते समय किन विशेष कारकों, चाहे वो मौद्रिक हो या गैर मौद्रिक, को शामिल किया जाना चाहिए? और ये 14वां सवाल है वैज्ञानिकों से रिलेटेड। वैज्ञानिक कुछ विशिष्ट शाखाओं विभागों जैसे अंतरिक्ष विभाग, परमाणु ऊर्जा विभाग आदि में कार्य करते हैं। उनकी परिलब्धियों को निर्धारित करने के लिए किन उचित मानदंडों को ध्यान में रखा जाना चाहिए? सशस्त्र बल का से रिलेटेड है 15वां सवाल। सैन्य सेवा वेतन वर्तमान में सशस्त्र बलों के कर्मियों के लिए स्वीकार्य है। यह उनकी ड्यूटी की विशेष प्रकृति को मान्यता देने के लिए प्रदान किया जाता है। इस संदर्भ में और उसके कार्य की परिवर्तनीय प्रकृति को देखते हुए सैनिकों, नाविकों और वायुसेना कर्मियों के वेतन का निर्धारित कैसे किया जाना चाहिए? सरकार में शुरुआती वेतन या CPF पुलिस के कांस्टेबल के वेतन के साथ इसका संबंध कैसा होना चाहिए? और 16वां सवाल है दोस्तों, राष्ट्र के पास सेवारत सैन्य कर्मियों की तुलना में सैन्य पेंशन भोगियों की संख्या कहीं अधिक है। वर्ष 2025-26 में रक्षा पेंशन पर होने वाला खर्च वेतन और भत्तों पर होने वाले खर्च से अधिक होने की संभावना है। जैसे जैसे कुल रक्षा पेंशन बिल अनुमानों के अनुरूप बढ़ेगा, उसका प्रभाव उपकरणों और हथियारों की खरीद, उनके रख रखाव और रक्षा बलों के आधुनिकीकरण पर स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। रक्षा जनशक्ति लागत और इसके पेंशन बिल में वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए आप किन बदलावों की सिफारिश करेंगे? जी हाँ दोस्तों, पेंशनरों की संख्या बढ़ने जा रही है और इसका असर रक्षा खर्च पे होगा। 17वां सवाल है बोनस से रिलेटेड। उत्पादकता संबंध बोनस PLB सरकार के कुछ कर्मचारियों जैसे रेलवे, डाक कर्मचारियों को दिया जाता है, जबकि गैर उत्पादकता संबंध बोनस सशस्त्र बलों के कुछ कर्मियों सहित केंद्र सरकार के विनिर्दिष्ट कर्मचारियों को दिया जाता है। उत्पादकता और प्रदर्शन में उत्कृष्टता को पुरस्कृत करने के लिए बोनस संरचना को कैसे पुनर्कल्पित किया जा सकता है? क्या PLB तदर्थ बोनस समान आधार पर जैसे सभी के लिए 60 दिनों का वेतन दिया जाना जारी रहना चाहिए अथवा व्यक्तिगत प्रदर्शन के आधार पर इसमें अंतर होना चाहिए? बोनस को सभी को समानता देते हुए 60 दिन करना चाहिए। ये सवाल है दोस्तों आयोग के प्रश्नावली में 17वां नंबर का सवाल बोनस से रिलेटेड है। अब हम देखेंगे लास्ट सवाल जो 18वां नंबर पे है। उस सवाल में हमने अभी तक देख लिया वेतन भत्ता, सैनिकों के लिए वेतन भत्ता, और लास्ट जो है स्टाफिंग में सुधार। पिछले कुछ वर्षों के दौरान लिटरल एंट्री के रूप में संविदात्मक नियुक्तियां का प्रयास किया गया है, कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयमेंट। क्या आपको लगता है कि इसका विस्तार किया जाना चाहिए और मध्यम उच्च स्तर पर बड़े प्रतिभा पूल का लाभ उठाने के लिए सरकार में अंशकालिक कार्य यानी पार्ट टाइम वर्क, लचीला समय आदि जैसी अन्य पद्धतियों को शुरू किया जाना चाहिए? ऐसा करने से लाभ और हानि क्या हो सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, सरकार ने पूछा है कि क्या कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर एम्प्लॉय रख सकते हैं या नहीं। तो ये 18 सवालों का जवाब है दोस्तों, जिसे आपको 31 मार्च तक आप चाहे तो इसे दे सकते हैं mygov.in पोर्टल पे। स्टार्टिंग डेट 5 फरवरी एंड लास्ट डेट 31 मार्च 2026। सेम जैसा कि हमने इस वीडियो में बताया, आप लॉगिन करें और लॉगिन करके उसमें अपना फीडबैक दे सकते हैं।